बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा कि जो सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म है तो बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी या वाटर की कंसंट्रेशन होगी, तो उसके मुताबिक वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा। अभी के सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और पानी की कंसंट्रेशन के साथ अगर वो अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है या स्टेबलाइज कर रहा है या होमोस्टैसिस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है। अब कल जो हमने पढ़ा तो उसमें हमने दो कंडीशन किए थे। एक कंडीशन में हमने ये कहा कि कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर जो पानी है उसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार या सॉल्ट्स की मिकदार कम है, और जो सेल है या जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है, सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर सॉल्ट्स की मिकदार क्या है, ज्यादा है। दूसरी एग्जांपल हमने ये ली थी कि जो मीडियम है वो क्या है, हाइपरटोनिक है, यानी मीडियम में सॉल्ट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके मुकाबले में हाइपोटोनिक है, या उस ऑर्गेनिज्म के जिस्म में क्या है, उस ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर सॉल्ट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो पहले वाले को हमने ये कहा कि वो फ्रेश वाटर एनिमल की एग्जांपल है, और दूसरे को हमने क्या कहा कि दिस इज एग्जांपल ऑफ मेरीन एनिमल्स। अब आपके सामने ये कि एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है इसके बारे में पहला पॉइंट आप ये नोट कर लें कि ये क्या है, दीज एनिमल्स आर ये जो एनिमल्स हैं या फिशेस को ले लें तो ये हाइपरटोनिक होते हैं टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हाई वाटर पोटेंशियल है और लो सॉल्यूट पोटेंशियल है। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये एनिमल्स हाइपरटोनिक है तो उसका मतलब क्या है कि एनिमल की बॉडी के अंदर क्या है, एनिमल की बॉडी के अंदर लो वाटर पोटेंशियल है और हाई सॉल्यूट पोटेंशियल है। लेकिन उस एनिमल के लिए क्या होना, उस एनिमल के लिए हाइपरटोनिक होना क्या है, उस एनिमल के लिए ये कंडीशन नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल है, और वो अपने आप को इस नॉर्मल स्टेट पर क्या करेगा, मेंटेन या स्टेबलाइज करेगा। अब वो अपने आप को इस कंडीशन पर जो मेंटेन और स्टेबलाइज कर रहा है यही होमियोस्टेसिस है। यही क्या है, होमियोस्टेसिस है। तो अब जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि इस ऑर्गेनिज्म के लिए चैलेंज क्या होगा, तो इस ऑर्गेनिज्म के लिए चैलेंज ये है कि वो क्या करे, नंबर 1 कि सॉल्ट्स को क्या करे, सॉल्ट कंजर्व करे, और दूसरा वो क्या करे कि प्रिवेंट इनफ्लो ऑफ एक्सेस वाटर, यानी जरूरत से ज्यादा पानी जो है वो इसके बॉडी के अंदर ना आ सके। तो सपोज हम ये कहते हैं कि एक फिश है और ये फिश कहां पर है, दिस फिश इज इन फ्रेश वाटर। ये किसके अंदर है, फ्रेश वाटर में। अब इस फ्रेश वाटर के अंदर क्या है, इस फ्रेश वाटर में जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है, फ्रेश वाटर से मुराद क्या है, तो फ्रेश वाटर से मुराद जो स्ट्रीम्स हैं, चश्मे हैं, इसी तरीके से कुदरती पानी जो है उसकी नदी नालियां हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, तो दिस इज द फ्रेश वाटर, या जिसको आम तौर पे हम मीठा पानी कहते हैं। अब इसके अंदर जो सॉल्ट्स की या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम है, उसके मुकाबले में इसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट वगैरह की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब इससे क्या करने के लिए, इस चैलेंज जो है इसको मीट करने के लिए ये दो काम करता है। क्या करता है, दो काम करता है। पहला काम ये क्या करता है कि बड़ी तादाद में ये क्या करेगा, बड़ी तादाद में पानी जो है वो ये पिएगा। ठीक है, इट टेक्स लार्ज या ड्रिंक्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, बड़ी तादाद में पानी आएगा। अब ये पानी अकेला नहीं आएगा बल्कि पानी के साथ ये जो क्या है, सॉल्ट्स हैं या जो सॉल्यूट्स हैं वो भी पानी के साथ इसके जिस्म में आएंगे, लेकिन ये उसके उलट काम करेगा। ये ऐसे करेगा कि जब यूरिन निकालेगा
तो इसका यूरिन क्या होगा? इसका यूरिन डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब क्या है? डाइल्यूट का मतलब ये है कि इसमें मिनिमम सॉल्यूट या सॉल्ट कंसंट्रेशन है, यानी इसमें पानी ज्यादा होगा और सॉल्ट जो है वो क्या है? कम होगी। तो यूं इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि इसके बॉडी के अंदर सॉल्ट्स वो बाकी रह गए और पानी उसमें से निकल गया। तो एक हमने क्या कहा कि इसका पर्पस क्या है? टू कंजर्व सॉल्ट्स। और ये कि जरूरत से ज्यादा पानी इसके अंदर ना आए, तो पानी इसके जिस्म में उस वक्त रहता अगर इसने यूरिन प्रोड्यूस ना किया होता। लेकिन ये कि पानी लायक से ज्यादा आया लेकिन उसने डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर दिया, तो ज्यादा पानी यूरिन के जरिए क्या हो गया? निकल गया। तो पहला काम वो ये करता है कि ड्रिल या टेप अच्छा, दूसरा काम वो क्या करते हैं? दूसरा काम इसके अंदर जो ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो इस तरीके से है कि इसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? इसके बॉडी के ऊपर खास तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। खास तरह के क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। वो जो खास तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? दीस आर कॉल्ड एज आयोनोसाइट्स। इनको हम क्या कहते हैं? आयोनोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, आयोनोसाइट्स क्या हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि सॉल्ट को कैप्चर करेंगे, यानी इस बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जहां-जहां उसको सॉल्ट मिल रहे हैं उसको अपने साथ क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं। तो यूं ये दोनों काम हो जाएंगे। एक तो ये कि इसमें सॉल्ट की मिकदार कम नहीं होगी और दूसरा ये कि जो चेंज इन वाटर या सॉल्यूट पोटेंशियल है उसकी वजह से जरूरत से ज्यादा पानी इसमें नहीं आएगा। यस, तो दूसरा काम वो ये करता है कि कैप्चर सॉल्ट through specialized cells of ionocytes on their skin. दूसरी जो एग्जांपल हमने पढ़ी वो मैरीन एनिमल्स की थी। मैरीन एनिमल्स के बारे में जैसे पहले हमने फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में लिखा, तो इसके बारे में नोट कर लेंगे क्या है? They are hypotonic to ocean waters। ठीक है, सी कह लें, ओशन वाटर्स कह लें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह लें, इसके मुकाबले में ये क्या होंगे? हाइपोटोनिक होंगे। अब हाइपोटोनिक होने का मतलब क्या है? तो हाइपोटोनिक होने का मतलब ये है कि जो समंदर की मछलियां हैं, सही, बोनी फिशेस, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं टिलियोस हैं, सही। ज्यादातर जो समंदर के फिशेस हैं वो क्या होते हैं? ऑस्मोकन्फर्मर होते हैं, यानी वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ क्या होते हैं? आइसोटोनिक होते हैं। जैसे शार्क्स हैं, रेज हैं, हैगफिशेस वगैरह हैं, तो दे रिमेन आइसोटोनिक। बोनी फिशेस जो हैं, तो ये क्या है? बोनी फिशेस ये ऑस्मोरेगुलेशन शो करते हैं। अब बाहर का पानी उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, या आप कहेंगे कि सॉल्यूट पोटेंशियल उसमें ज्यादा है, तो उसके मुकाबले में ये जो ऑर्गेनिज्म है या जो फिश है, तो इसकी बॉडी के अंदर क्या है? इसकी बॉडी में बाहर के मुकाबले में जो सॉल्ट या सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया कि इसके लिए चैलेंज क्या होगा? इसके लिए चैलेंज ये होगा कि ये क्या करे? प्रिजर्व वाटर, पानी को क्या करे? महफूज रखे कि पानी से बाहर ना जाए। और दूसरा क्या है कि प्रिवेंट इनफ्लो ऑफ एक्सेस सॉल्ट्स। जरूरत से ज्यादा सॉल्ट्स इसके बॉडी के अंदर जमा ना हो जाए। अब सिंपल इससे ये क्या कर रहे हैं कि ये जो बाहर के एनवायरनमेंट से इसके बॉडी के अंदर सॉल्ट्स आते रहेंगे, ये उससे किसी तरीके से जान छुड़ाएगा। वो जो फ्रेश वाटर था उसने क्या करना था? वो पानी स्टोर कर रहा था, और ये क्या करेगा? ये जो है अपने बॉडी से फ्रेश वाटर, सॉरी, क्या कर रहा था कि
जो सॉल्ट से उनको कंजर्व कर रहा था, और ये उसके मुकाबले में क्या करेगा, पानी को कंजर्व करेगा, सॉल्ट से गेट रिड करेगा या उससे निजात हासिल करेगा। अब इसके लिए इसके अंदर मैकेनिज्म है, यानी मिसाल के तौर पे ये क्या करता है, these animals get rid of excess salts by तीन तरीकों से। ये क्या करता है, तीन तरीकों से ये जो अपनी बॉडी है उससे सॉल्ट्स को रिमूव करता है। एक तो ये नोट कर लें कि जो फिशेस होते हैं बोनी फिशेस के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा कवर होता है जिसको ओपर्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपर्कुलम। और इनके लिए जो, अगर ये आमतौर पे आपने फिशेस को ऑब्जर्व किया होगा, ये ओपर्कुलम आप उठाएंगे तो इसके नीचे क्या होते हैं, यूं सुरख सुरख सा आपको क्या नजर, पर से स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इनको गिल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, गिल्स। जैसे हमारे बॉडी में लंग्स हैं तो फिश की बॉडी में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसके जरिए से वो रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो गिल्स की जो सरफेस है वो गिल्स एपिथेलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, गिल्स एपिथेलियम। तो पहला काम ये क्या करते हैं, पहला काम ये करते हैं कि मोनोवेलेंट आयंस, क्या मोनोवेलेंट आयंस आर रिमूव्ड बाय गिल्स एपिथेलियम। ठीक है, यानी मोनोवेलेंट गैस एक चार्ज जिसके ऊपर है तो उस तरह के आयंस किसके जरिए से रिमूव हो रहे हैं, गिल्स एपिथेलियम के जरिए से वो निकाल रहे हैं। इसी तरह अगर बायवेलेंट आयन है तो ये किडनीज के जरिए से उसकी क्या होगी, एक्सक्रीशन होगी। बायवेलेंट आयंस आर रिमूव्ड वाया किडनीज। अब देखें, एक तो क्या है, गिल्स एपिथेलियम हो गया, दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि खास तौर पे बना ही इसी पर्पस के लिए। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अगर जो टॉक्सिक सॉल्यूट्स हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट है उसकी मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो उसको कौन फिल्टर करेगा, किडनीज फिल्टर करेंगी। और फिशेस के अंदर भी ये काम कौन कर रहे हैं, किडनीज भी कर रही है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, या आप कह लें कि यूरिनोजेनिटल सिस्टम का जो है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करता है किसमें, सॉल्ट्स को निकालने के अंदर। तो वो तीसरे नंबर की जो चीज है, दोज आर रेक्टल ग्लैंड्स। अब ये रेक्टल ग्लैंड क्या है, तो रेक्टल ग्लैंड असल में डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या जो हाजमे का सिस्टम है उसका एक ऑर्गन है रेक्टम। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, रेक्टम के अंदर मौजूद होता है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ये भी क्या करता है, सॉल्ट्स को बॉडी से निकालता है। तो हमने कहा कि जैसे इसके लिए चैलेंज क्या है कि एक्सेस सॉल्ट इसके बॉडी में से वो अंदर ना आए और ये क्या करें, उन सॉल्ट से किसी तरीके से गेट रिड, निजात हासिल करे या अपनी बॉडी से निकाले। सो रेक्टल ग्लैंड्स आल्सो रिमूव salts from consumed food या what, ठीक है, जो भी लिक्विड या फूड उसने कंज्यूम किया है तो उसमें से वो क्या कर रहा है, सॉल्ट्स को निकाल रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो मेरीन एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। दो तरह की ऑस्मो रेगुलेशन हमने वो पढ़ी कि जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं, किसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर। अब हम उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन स्टडी करेंगे जो कि क्या है, टेरेस्ट्रियल है या लैंड पर है, जमीन के ऊपर है। अब ये पॉइंट ज़हन में रहे कि एक जानदार वो है कि जिसके हर तरफ क्या है, पानी है, वो खुद पानी के अंदर है। दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पर है। तो लैंड पर पानी की अवेलेबिलिटी या पानी का मैसर होना वो डिपेंड करता है, यानी बात जगहों में लैंड पर क्या होगा, बात जगहों में जमीन पर क्या होगा, रेयर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, यानी पानी की बहुत कम मिकदार है या पानी बहुत कम मैसर है। और दूसरी जगहों पर क्या होगा, दूसरी जगहों पर आप कहेंगे मॉडरेट या सफिशिएंट करेंगे, यानी जरूरत के मुताबिक पानी
मैसर होगा उनको। लेकिन दोनों तरह के जो क्या है, दोनों तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको जिस चीज का सामना होता है तो वो असल में क्या है कि वो जानवर जो जमीन के ऊपर है तो ये क्या फेस करते हैं, दे फेस हॉट टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर कह रहे हैं, इनका सामना होता है क्या, हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर का नुकसान क्या होगा, हाई टेम्परेचर का नुकसान ये होगा कि इससे होता असल में क्या है, टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा होगा तो जैसे हम हैं, हमें पसीना आता है, तो पसीने का मतलब क्या है, पसीने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी मिकदार क्या है, वाटर कंटेंट की मिकदार कम हो रही है। इसी तरीके से अगर प्लांट्स हैं, दीगर एनिमल्स हैं, तो टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर जो पानी की मिकदार है वो कम हो रही है। तो हॉट टेम्परेचर से बचा सके, अपने आप को क्या कर सके, हीट से ये बचाएंगे। तो ये जो अपने आप को हीट से बचाएंगे, अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज्म्स हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट किसी जानदार पर उसी वक्त होगा जब बाहर का टेम्परेचर उसकी जो बाहर की लेयर है, बाहर का जो कवर है या जो स्किन है, जो एपिडर्मिस है, उसको क्रॉस कर ले, उसको क्या करे। तो इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया हुआ है, इन ऑर्गेनिज्म ने अपने स्किन या बाहर की जो कवरिंग है उसको इस तरीके से अल्लाह ताला ने डिजाइन किया है, या इनकी अडॉप्टेशन इस तरीके से है कि बाहर की गर्मी इनको मुतासिर नहीं करती। मिसाल के तौर पे हम किसको ले लें, जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह जो है उनको ले लें, आर्थ्रोपोड्स को ले लें। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या है, आर्थ्रोपोड्स जो है इसमें काइटिन एक सब्सटेंस है जो कि किससे बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से बनता है, उससे बना हुआ स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन। हमारे बॉडी में हड्डियां अंदर है और आर्थ्रोपोड्स ये जो इंसेक्ट होते हैं तो इनका जो स्केलेटन है वो बॉडी के बाहर होता है, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो आर्थ्रोपोड में है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे ये कि जो क्या चीज है, मिसाल के तौर पे हम रेप्टाइल्स की बात कर ले, क्या कर ले, रेप्टाइल्स, ये जो रींगने वाले जानवर है, सांप हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, तो इसमें डेड केराटिनाइज्ड स्किन होता है। केराटिन एक प्रोटीन है जो कि नाखून के अंदर भी होता है, जिसकी वजह से हार्डनेस आती है सेल्स के अंदर। तो एक तो ये कि केराटिन की बड़ी मिकदार होती है, और दूसरा ये कि ये सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। जैसे मगरमच्छ को आपने देखा हो तो इसकी जिल्द बहुत क्या होती है, सख्त होती है। अब ये सब जिल्द किस चीज में मदद दे रही है, तो ये इस चीज में मदद देती है कि जो पानी है वो जिस्म से ना निकले और ये कि बाहर की गर्मी उसको मुतासिर ना कर सके। तीसरे नंबर पे आप ले लें इसको बर्ड्स और मैमल्स को ले लें, या अलग अलग ले लें, मिसाल के तौर पे बर्ड्स को। तो परिंदों में आपने देखा होगा, यानी खास तौर पे जिसे आमतौर पे हम क्या करते हैं, खाने में पकाते हैं चिकन, ठीक है ना। तो अगर स्पेशली इसको आप ऑब्जर्व करें, उसमें आप क्या देखेंगे कि जब वो कसाब उसकी क्या करता है या चिकन वाला उसकी सफाई करता है तो अंदर से गोश्त क्या होता है, थोड़ा सा होता है, ऊपर से मोटी नजर आ रही होती है, सही है। लेकिन जब वो उससे उसके पर उतारता है तो वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। अब ये जो बाहर के पर वगैरह हैं, इसका काम क्या है, वही पॉइंट जो मैंने शुरू में बताया कि गर्मी एक दफा किसी के स्किन वगैरह को क्रॉस करेगी तब उसका इफेक्ट आएगा। तो एनिमल्स को अल्लाह ताला ने ऐसे डिजाइन किया है कि बाहर की गर्मी उनके स्किन तक अंदर नहीं पहुंचती। तो बर्ड्स में क्या होती है कि होल बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स, यानी पूरे जिस्म को क्या है, जो पर है, फेदर्स हैं, उसने कवर किया हुआ है, इसकी वजह से बाहर की गर्मी उसको मुतासिर नहीं कर रही। चौथे नंबर पे आप कह लें मैमल्स। तो मैमल्स में होता ये है कि हैव मॉडरेट टू डेंस हेयर्स या फर ऑन देयर बॉडीज, ठीक है।
तो मैमल्स के अंदर अगर देखें दूध देने वाले जानवर, इसमें क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स है तो हमारे जिस्म के ऊपर बाल निस्बतन कम है। हमारे मुकाबले में आप किसको देख लें, जो गाय बैल बकरी वगैरह, उसके पूरे जिस्म के ऊपर बाल हैं। उससे आगे चले जाएं तो जो बिल्लियां हैं उसके जिस्म के ऊपर बाल और भी ज्यादा है, खास नस्लें हैं उसके ऊपर बहुत डेंस होते हैं। दुम्बा जो है उसको आप देख लें लैम्ब। तो अब ये कि वो ठंडे इलाकों में होता है तो उसके जिस्म के ऊपर भी क्या है, एक पूरा फर है या गर्म लेयर मौजूद है। इसी तरह ठंडे इलाकों के अंदर चले जाएं तो दीगर जो एनिमल्स होंगे उसके अंदर भी आपको क्या नजर आएगा कि जिल्द के ऊपर एक मोटी तह जमी हुई है, किस चीज की, फर की या बालों की। तो इसका मकसद असल में क्या होता है, इसका मकसद असल में ये होता है कि वो बाहर की गर्मी को मुतासिर नहीं करती। दूसरा, वो एनिमल जो कि ऐसी जगहों पर होते हैं कि जिसमें पानी का सप्लाई कम है, तो जब ये यूरिन प्रोड्यूस करेंगे तो उस यूरिन में भी पानी की कंसंट्रेशन बहुत क्या होगी, कम होगी। वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक आएगा 3 तरह के एनिमल्स की जो तकसीम है कि अमोनोटैलिक्स, यूरियोटैलिक्स और यूरिकोटैलिक्स। अच्छा, इसके अलावा एक खास तरह का एनिमल है जिसको हम क्या कहते हैं, कैंगरू रैट कहते हैं। अच्छा, कैंगरू रैट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। एनहाइड्रोबायोसिस, एन या ए का लफ्ज शुरू में आ जाए तो ये नो नहीं के मानी में इस्तेमाल होता है। हाइड्रो का लफ्ज क्या है, पानी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये देखें, ये पानी का उसूल एक ऐसे तरीके से है कि जिसमें आप खुद पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, या जो कैंगरू रैट होता है ये पानी नहीं पीता बल्कि किसी और जरिए से अपने लिए पानी निकालता है। तो ये किसी और तरीके से अपने लिए पानी कैसे निकालता है, तो ये जो सीड्स होते हैं उनको क्या करता है, ऐसे सीड जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, तो ये उसमें से अपने लिए क्या ले लेता है, पानी ले लेता है। यानी सीड खाता है और सीड में से अपने लिए पानी हासिल कर लेता है। तो इसके पानी के उसूल का जो बड़ा जरिया है वो क्या है, एनहाइड्रोबायोसिस के जरिए। तो इस तरह के खास मैकेनिज्म भी बात एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यानी आमतौर पे भी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम लिखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इसके साथ मिलता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई और ये के नतीजे में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब अगर इसको हम सिंपलीफाई कर दें कि वो कार्बोहाइड्रेट विच सीड कंज्यूम करता है तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से अपने लिए पानी ले लेता है, साथ में कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जिसको अपनी बॉडी से वो रिमूव कर देगा। तो ये जो कैंगरू रैट है ये ऐसी जगहों पर होता है जहां पर पानी की मिकदार बहुत कम होती है, तो वहां पौधों ने जो सीड्स बनाए होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से रिच होते हैं, ये उसको हासिल करके उसमें से अपने लिए पानी निकालता है। तो ये 3 तरह के एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उसमें ऑस्मोरेगुलेशन है कि कैसे पानी को अपने बॉडी में या स्टोर करते हैं, या ये कि पानी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं उसके साथ वो कैसे डील करते हैं, या ये कि बाहर के टेंपरेचर की वजह से अगर इनके जिस्म में से वाटर लॉस होता है तो उसको ये कैसे कंट्रोल करेंगे।